हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना सब्जेक्ट इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूनिट 4 के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और जो हमारी यूनिट 4 है वो एक्चुअली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड है। ओके, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो सिंपल सा एक सम है बट बेस 7 में है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्टर या फिर एडिशन का जरूर आएगा और डिफरेंट बेस में आएगा, और इस टाइप का बेस होगा जो आपके कैलकुलेटर में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो कंफर्म है। तो जैसे यहाँ पर बेस 7 है, देखिए जोड़ने का तरीका या ऐड करने का तरीका बिल्कुल आसान है, वो किसी भी बेस में हो, बस आपको उसकी काउंटिंग लिखनी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बेस 7 है तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेस 7 की जो काउंटिंग होगी वो 0 से 6 तक होनी चाहिए। ठीक, यही बेस 7 में इतने ही डिजिट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इनके अलावा कोई डिजिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हम लोग जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें 0 to 9 नंबर्स होते हैं। तो अब 6 के बाद क्या आएगा? 1 0, देन 1 1, देन 1 2, देन 1 3, देन 1 4, देन 1 5, देन 1 6। अब 1 6 के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 2 0, 2 1, 2 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से काउंटिंग चलती रहेगी। अब जरा जोड़ना हम लोग या इसको ऐड करना समझ लेते हैं। जैसे हमें जोड़ना है 4 5 6 और 3 4 5 को, बेस 7 में है ये सब। ठीक है ना, जो सबसे पहले देखिए क्या जोड़ना है, 6 में 5 ऐड करना है। देखिए 6 यहाँ पर है, चाहे 5 में 6 ऐड करिए या 6 में 5 ऐड करिए, दोनों एक ही बात है। तो जब 6 में 5 ऐड करेंगे तो 6 में 5 ऐड कर दिए, 6 यहाँ पर है, 5 और आगे बढ़ जाते हैं, 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 1 4। तो 4 यहाँ पर आ गया, कैरी 1 आ गया। ठीक, अब 5 + 4 + 1 करना है, तो देखिए 5 यहाँ पर है, अब 4 इसमें जोड़िए तो 1 2 3 4, और वन कैरी भी जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, तो 1 3 का 3 लिख देंगे, कैरी यहाँ पर। देन 4 + 3 + 1 करना है, तो 4 यहाँ पर है, इसमें 3 जोड़िए, 1 2 3, कितना आ गया? 1 0, और इसमें 1 और जोड़ देंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1 1 3 4। दैट इज़ यहाँ पर जो हमारा ये आंसर है 1 1 3 4, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए इस तरीके से कोई भी नंबर ऐड करने को आए आप बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं। सपोज़ यही है क्वेश्चन आपका बेस 9 में होता, ठीक है ना, जल्दी से 9 बेस भी समझ लीजिए। और यही क्वेश्चन बेस 9 में होता, ठीक है। अब बेस 9 में होता तो अब इतना आपको ध्यान रखना है कि काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर ख़त्म होगी। ठीक है ना, तो बेस 9 के लिए देखिए क्या करना होता। अब गिनती हमारी जो शुरू होगी वो 0 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक जाएगी, है ना। और 8 के बाद जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 1 0 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन। ऐसे इसमें ऐड करना है। 6 + 5 ऐड कर दीजिए अब, तो देखिए 6 यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तो कहाँ जाए? 1 2 3 4 5, 1 2 आ गया, 2 यहाँ लिख दीजिए, पर 5 + 4 ऐड कर दीजिए और एक कैरी जोड़ दीजिए एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग एडिशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसने पूछा है विच ऑफ दीज सेट ऑफ लॉजिक गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। ठीक है ना, इसमें यूनिवर्सल गेट कौन होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा कि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नैंड और नॉर हमारे क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, अभी कभी कभी क्वेश्चन जैसे अब अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो उसमें ये जरूर आता है कि वाई दीज आर कॉल्ड सो, इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है। तो इसका रीज़न भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से इंडिविजुअली, चाहे नैंड से या फिर नॉर से, आप कोई भी सर्किट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी सर्किट या फिर कोई भी फंक्शन किसी भी एक गेट को यूज़ करके आप कंप्लीटली डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, देखिए जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपका सब्जेक्ट है या फिर जो यूनिट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड ही बनेंगे। थियोरेटिकल क्वेश्चन इसमें बहुत ही कम बनते हैं। ठीक है, अभी जो हमने यूनिवर्सल गेट वाला बता दिया, एक क्वेश्चन बन सकता है और एक आध क्वेश्चन होगा आगे हम बता देंगे, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले ही होंगे। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है बहुत। देखिए इसके हम आपके दो तरीके बताते हैं। पहले तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली हम आपको बता देते हैं। जैसे 1 0 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 1 1 से। ठीक, तो वही दोनों बाइनरी नंबर सिस्टम में है, तो जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है उसी से करेंगे। जैसे इस 1 को इन तीनों से पहले मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 1 0 1, फिर इस 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करिए 1 0 1, ये आ जाएगा। यही से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, फिर इनको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, तो 1 1 1 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ए आंसर। ठीक है,
अब अगर हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, देखिए क्या हो सकता था। आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए, जो 101 है ये क्या होता है 5, और 11 क्या है 3। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और यही देखिए 15 का बाइनरी नंबर होता है। इसीलिए आप लोग जो है एक काम ज़रूर करेंगे कि 0 से 15 तक की बाइनरी नंबर आपको जो है 4 बिट में याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। 90% केस ऐसा बनेगा क्वेश्चन में कि जो है बेस आपको ऐसा मिलेगा जो आपके कैलकुलेटर में अवेलेबल नहीं होगा। ओके, ठीक, ये बेस कैलकुलेटर में अवेलेबल है, लेकिन बेस कैलकुलेटर में हो या ना हो आपको सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब बात सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करने के लिए पॉइंट ये है कि बेस यहाँ पर हेक्साडेसिमल है, बेस कितना है 16 है। तो अगर बेस 16 है तो उसकी काउंटिंग हमको मालूम होनी चाहिए, बस सिंपल सा लॉजिक। तो बेस 16 की काउंटिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए कितनी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद आता है A B C D E एंड F। ये हमारे क्या होते हैं जो है बेस 16 में यही नंबर होते हैं, ठीक है। अब F के बाद क्या आता है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और 19 के बाद आता है 1A फिर 1B एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लिखते चले जाइएगा। ओके, तो ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग कि कैसे हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ज़रा लिखते हैं नंबर को जो दिया है हमको 1001, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमको B E और F, और ये हमारे दोनों बेस नंबर जो हैं वो 16 में दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन का रूल वही है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसी से करेंगे। 1 में से F सब्ट्रैक्ट करना है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बोरो लेना पड़ता है उसके जस्ट नेक्स्ट डिजिट से, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट ऑलरेडी 0 है तो ये बोरो दे नहीं सकता। इसके बाद ये भी 0 है तो ये भी बोरो नहीं दे सकता। तो बोरो देने के लिए सिर्फ ये 1 बचा है, यही बोरो देगा। अब पॉइंट ये है कि बोरो आएगा कितना, तो ये ध्यान रखिएगा बोरो हमेशा उतना ही आता है जितना इसका बेस होता है। तो यहाँ पर बेस कितना है 16, ठीक। तो इसने इसको एक बोरो दिया तो ये कितना आ गया 16 हो गया, ठीक है ना। और जब ये 16 हो गया तो इससे अब बोरो जाएगा नेक्स्ट डिजिट को, तो अब ये भी कितना हो गया 16, लेकिन इसने एक बोरो दे दिया तो ये कितना बचा 15, और सिंस ये बोरो दे चुका है तो ये कितना बचा होगा 0। अब एक बोरो यहाँ से फिर उठ के जाएगा इसके पास, तो 1 + 16 अगर हम करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तो हमारा कितना आ जाएगा 11, ठीक है ना। ये नंबर है जैसे दिया हुआ ना 11 यहाँ पर देखिए, ठीक 11, और यहाँ इसने एक बोरो दे दिया तो ये कितना बचा 15। तो 11 में से हमको कितना घटाना है F, जो F कितना होता है 15 होता है। तो 11 में से F घटा दीजिए, 15 पीछे आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया 2, दैट इज़ यहाँ पर कितना बचा 2। अब यहाँ पर देखिए कितना बचा था 15 बचा हुआ था, और 15 में से हमको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, ये देखिए 15 बचा हुआ था, इसमें से E हटाना है, और E कितना होता है हमारा, E होता है हमारा 14, ठीक है ना। तो 15 ये फिर आप कह लीजिए 15 एक्चुअली कितना होता है आपका F होता है, ठीक है ना। तो 15 होता है F, और F में से E घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर बस और समझ लीजिए लास्ट में यहाँ पर भी 15 है, और 15 हमारा कितना होता है F के इक्वल होता है, और F - B करना है, ठीक है। तो F - B कर दीजिए 15, और B हमारा कितना होता है 11। तो 15 - 11 करके देख लीजिए 4, अच्छा तो इट इज आंसर हमारा कितना आ गया 412। इस तरीके से हम लोग किसी भी बेस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट लिखना है हमको इस नंबर का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें एक नंबर दिया था और उसका 1s और 2's कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन में पूछा गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए 2's कॉम्प्लीमेंट लिखना कितना आसान होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए कभी भी 2's कॉम्प्लीमेंट लिखने से पहले आप 1s कॉम्प्लीमेंट जरूर लिख लीजिए। तो इस नंबर का अगर आपसे कहा जाए कि 1s कॉम्प्लीमेंट लिखिए, तो 1s कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए क्या करना है,
कुछ नहीं, सिर्फ आप जो है जहाँ पर 1 है उसको 0 से रिप्लेस कर दीजिए और जिसको 0 है उसको 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो 0 0 1 1 1 देन अगेन 0 0 1 एंड 0। देखिए ये क्या हो गया, इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया इसका, वंस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसमें तो वंस नहीं पूछा, नहीं टूस पूछा है, तो हम सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ही निकालते हैं और फिर उस नंबर में एलएसबी में 1 ऐड कर देते हैं। एलएसबी मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो यहाँ पर सबसे लास्ट में होती है, उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और हमें टूस कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो क्या आ जाएगा, 0 + 1 1 1 0 0 1 1 1 एंड 0 0। तो ये ऑप्शन ढूंढ लीजिए, जो भी है वही यही करेक्ट आंसर होगा। 0 0 1 1 1 0 0 1 1। ये देखिए जो हमारा बी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द आउटपुट ऑफ एन जोर गेट इज़ 1 देन विच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इज़ करेक्ट। ठीक है, देखिए जोर के लिए हम आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देते हैं कि अगर जोर में 2 इनपुट हैं और दोनों अगर सेम है, दैट इज़ 1 1 हो या फिर 0 0 हो, तो दोनों केस में आउटपुट 0 आएगा। एक 1 और दूसरा 0 है तो इन कॉम्बिनेशन में आउटपुट 1 आता है। ठीक है, ये जोर का होता है और जिसका जस्ट उल्टा एक्स नॉर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस जोर गेट का केस है तो उसने कहा है कि 1 आउटपुट आ रहा है, तो 1 आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब दोनों इनपुट डिफर होने चाहिए। तो डिफर देखो, इसमें भी सेम है तो इसमें भी जोर में 0 आएगा, इसमें भी सेम है तो जोर में 0 आएगा, लेकिन इसमें देखिए डिफर है तो इसमें 1 आएगा। दैट इज़ हमारा यही आंसर करेक्ट हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा है व्हाट इज़ द रेडिक्स फॉर ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म है रेडिक्स, बस यही कन्फ्यूजन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, रेडिक्स का मतलब भी बेस ही होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक्चुअली उसने बेस पूछा है, बट यहाँ पर जो टर्म उसने इंक्लूड कर दिया है रेडिक्स, बस ये थोड़ा कन्फ्यूजियस हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा जब कभी टर्म रेडिक्स आए तो उसका मतलब आप लोग बेस से ही निकालेंगे। ठीक है ना, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस कितना होता है, तो 8 होता है। तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 2 इनपुट एंड और गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज CD + EF + G। ठीक है ना, तो पहले तो हमको ये पता लगाना है कि यहाँ पर इनपुट कितने हैं। तो देखिए 5 इनपुट हैं, C D EF और G। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर जो कंडीशन दी है इसको बहुत ध्यान रखिएगा, 2 इनपुट एंड गेट ही हमको यूज़ करना है। मतलब जो हम एंड गेट बनाएंगे तो इसमें इनपुट 2 से ज़्यादा नहीं, मतलब हम 3 यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम यहाँ पर कितने रखेंगे, मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं। ठीक है ना, ये कंडीशन है। तो उसने पूछा है और कितने और गेट लगेंगे, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ये बहुत ही आसान है इम्प्लीमेंट करना इसको। देखो सबसे पहले CD इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर EF। तो पहले हम सारे इनपुट्स ले लेते हैं, C D E F और G। ठीक, तो C और D के बीच में देखो कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो C और D के बीच में हमने एक एंड गेट लगा दिया। ठीक, E और F के बीच में भी एंड गेट लग रहा है, तो E और F के बीच में हमने कौन सा गेट लगा दिया, एंड गेट। ओके, अब G तो अकेला ही रहेगा, लेकिन हमें जो और गेट यूज़ करना है इसमें भी 2 ही इनपुट लग होने चाहिए। ठीक है ना, तो इन दोनों को पहले हम और गेट से इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक, और गेट से लगा दिया, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, CD + E और F। लेकिन अभी G जो है बचा हुआ है और इसके साथ भी हम कौन सा गेट हमको यूज़ करना है, इसके साथ भी बीच में कौन सा है, और गेट। तो इसके आउटपुट को हम इस G के साथ और कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, CD + EF + G। ओके, तो देख लीजिए 2 और गेट लग रहे हैं और 2 एंड गेट लग रहे हैं। दैट इज़ ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन बूलियन लॉ आप जितने अच्छे से याद तैयार रखेंगे वो उतना ही बेटर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए बूलियन लॉ याद होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है A + AB, तो सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ से A कॉमन है, तो A जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + B। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि 1 + B क्या होता है। देखिए 1 के साथ और में ये एक्चुअली प्लस यहाँ पर क्या काम कर रहा है, और ऑपरेटर का। तो 1 के साथ प्लस में कुछ भी हो, A B वॉट एवर कुछ भी हो, उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बूलियन ना 1 + A = 1 होता है। तो 1 + B = भी 1 होगा, तो बचेगा क्या, A.1, और A.1 क्या होता है, A। दैट इज़ हमारा ये आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और एक बात ध्यान रखिए,
इस क्वेश्चन में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट बनता है वो बनता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है ना। डी मॉर्गन्स थ्योरम या डी मॉर्गन लॉ, जो भी आप कह लीजिए, इन्होंने दो स्टेटमेंट हैं उनके, ये आप लोग सभी लोग याद रखेंगे और इसमें से ही क्वेश्चन आपको आसानी से मिल सकता है। एक होता है a प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू होता है a बार डॉट b बार, या फिर a डॉट b का होल बार इज इक्वल टू होता है a बार प्लस b बार। ये हमारे क्या है, डी मॉर्गन के दो लॉ हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है ये डायरेक्ट पूछ लें या इनका एप्लीकेशन पूछ ले। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वन निब्बल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा वन निब्बल जो है वो 4 बिट के इक्वल होता है, दैट इज आंसर हमारा 4 बिट हो जाएगा। हो सकता है पूछ ले वन बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स, तो वन बाइट कितने बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा सभी लोग। ओके, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, डिजिटल का ही पार्ट है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी कोडेड डेसिमल या फिर BCD इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है ना। तो इसमें देखिए नाम से पता चल रहा है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बस डेसिमल को बाइनरी में कोड किया गया है, बट किस तरीके से ये ध्यान रखना है। तो कितने बिट में कोड किया गया है, बस ये ध्यान रखिएगा 4 बिट की बाइनरी में कोड किया गया है। लाइक हमको मालूम है कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 8 को BCD में लिखिए, तो 1 का बाइनरी तो 1 ही होता है, लेकिन अगर हम इसको 8 बिट में लिखें तो कितना हो जाएगा 0 0 0 1, और 8 का बाइनरी कितना होता है 1 0 0 0, तो ये 1 8 का क्या हो गया, BCD नंबर हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें बोला है इसने इन केस ऑफ और गेट नो मैटर व्हाट द नंबर ऑफ इनपुट्स, एक और गेट है, ठीक है ना, इस टाइप से उसने कहा है इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितने भी हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखिए ना, आप ये बात ध्यान रखिएगा, कितने भी इनपुट हो और में हमको मालूम है सब प्लस 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 साइन के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मान लेते हैं A B C करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, A प्लस B प्लस C। ओके, तो और गेट की खास बात होती है कि अगर इनमें से एक भी इनपुट 1 हो गया तो बाकी चाहे सब आप 0 कर दो, आउटपुट 1 ही आएगा, है ना। क्योंकि अभी हम लोगों ने एक बूलियन लॉ देखा था 1 प्लस वट एवर आंसर इज 1। ओके, तो यही जो है प्रॉपर्टी हम यहाँ पर और गेट की यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो देखिए उसने बोला है 1 एट एनी इनपुट कॉजेज द आउटपुट टू बी लॉजिक 1, ठीक है, बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट सही है कि अगर एक भी इनपुट पर 1 आ गया तो आउटपुट 1 आएगा। अगला उसने कहा है 1 एट एनी इनपुट आउटपुट टू बी 0, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। 0 एट एनी इनपुट कॉजेज द आउटपुट टू बी 0, बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर इसमें से 2 0 हैं, एक उन्होंने तो कहा है सिर्फ एक 0 हो तो आउटपुट 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अब 0 अगर है 0 एट एनी इनपुट कि एक भी 0 है तो आउटपुट 1 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। दैट इज़ हमारा जो पहला आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, देखिए इसी तरीके से वो एंड के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एंड का क्या लॉजिक होता है कि एंड में अगर एक भी 0 हो गया तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा, बाकी कुछ इनपुट कितने भी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हेक्साडेसिमल ओडोमीटर डिस्प्लेज F5 to F, द नेक्स्ट रीडिंग विल बी, नेक्स्ट का मतलब इसके बाद अब क्या आएगा, ठीक है ना। तो बाद जिसके जस्ट आफ्टर नंबर के लिए क्या करना होता है, सिर्फ इसमें 1 ऐड कर दें, तभी तो हमको जस्ट बाद के बाद पता चलेगा। जैसे आपसे कोई कहे कि 98 है, इसके जस्ट बाद डिस्प्ले क्या होगा, तो 99 आएगा, अगर ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता तो, है ना। तो इसी तरीके से उसने ये भी पूछ रखा है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसके जस्ट बाद क्या आएगा। तो जस्ट बाद का नंबर निकालने के लिए सिर्फ आप उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो F में जब 1 ऐड करेंगे तो हेक्साडेसिमल है तो 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, है ना। अभी हमने बताया था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 10 आएगा, तो 0 यहाँ लिख दीजिए, कैरी कितना आ गया 1, तो 2 + 1 3 5 और F, तो F530, दैट इज़ यहाँ पर आंसर आपका जो ये वाला है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन का। देखिए कन्वर्जन का एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको कन्वर्जन का 110% मिलेगा, वो किसी भी बेस का किसी बेस में हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया है और इसको ऑक्टल में उसने कन्वर्ट करने के लिए बोला है, ठीक है।
देखिए हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसमें आप ऐसा ना करें कि पहले इसको बेस 10 में कन्वर्ट करें फिर 8 से डिवाइड करके निकालें, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। देखिए इसका सिंपल प्रोसेस होता है, मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ, समझ लीजिए बहुत आराम से। ये हेक्सा है, ये आपका होता है 16 दैट इज़ 2 टू द पावर 4, ठीक है ना। तो इसके अंदर जितने भी डिजिट हैं जैसे कि है F001.1B0 एंड D, ठीक है, हेक्साडेसिमल में है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हर एक डिजिट को 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में लिख देते हैं, ठीक है ना, वही इसका बाइनरी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो 1 का जो बाइनरी है 4 बिट में कितना होगा, 0 0 0 एंड 1। 0 का बाइनरी 0 0 0 0, इस 0 का बाइनरी 0 0 0 0, ठीक। और F का बाइनरी होता है 1 1 1 एंड 1, ओके। तो ये देखिए इस नंबर का ये क्या हो गया, इतना बाइनरी हो गया। अब इस पॉइंट के बाद वाले का भी लिख लीजिए इसी तरीके से। 1 का बाइनरी क्या होता है, 0 0 0 1। B हमारा कितना होता है, एक्चुअली होता है B हमारा 11, तो इसका बाइनरी होता है 1 1 0 एंड 1, ओके। नहीं इसका सॉरी होता है 1 0 1 1, ठीक है। इसके बाद है 0 का बाइनरी तुमको मालूम है 0 0 0 0, एंड D का बाइनरी होता है, D हमारा कितना होता है, D होता है 13, और 13 का बाइनरी होता है 1 1 0 1, ठीक। ये देखिए इसका क्या हो गया, बाइनरी इक्विवेलेंट। लेकिन हमको तो किस में पूछा है, ऑक्टल में। ऑक्टल में कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको इस बाइनरी नंबर सिस्टम में 3 3 की ग्रुपिंग कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो देखो इस एरो के इधर ग्रुप करना है 3 का, देखो एक ये बन गया, 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 और एक आप देखिए यहाँ पर सिंपल 1 बचा है, तो 1 की 3 बनाने के लिए हम आगे क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। अब इधर भी यही काम करना है, 3 3 3 3 3, अब यहाँ पर ये अकेला 1 बच गया लास्ट में, तो इसके आगे क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, और ये आपके 3 3 ग्रुप हो गए। अब सीधे इनका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लीजिए, ये होता है 1 का, ये होता है 0 का, ये है 0 का, ये भी 0 का, ठीक है। ये हमारा 7 है और ये हमारा 1 है। पॉइंट ये कितना है 0, ये कितना है 6, ये कितना है 6, एंड देन अगेन 0, देन 6 एंड 4। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। देखिए इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है, 0.000660 तो हमारे ख्याल से ये आंसर एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर फिगर 1। तो देखिए ये एक फिगर दिया है, इसका आउटपुट पूछा है, तो ध्यान से देखिए है क्या, एक्स नॉर गेट है, और एक्स नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, ए बी प्लस ए बार और बी बार, ठीक। ये नॉर गेट का, एक्स नॉर गेट का आउटपुट होता है, ओके। अब उसने जो है एक इनपुट जो है इसका क्या है, देखो ए है, और दूसरा इनपुट क्या है, ग्राउंड है, इसका मतलब 0 है, ठीक है ना। तो एक जगह ए रख दीजिए और एक की जगह 0 रख दीजिए, तो एक की जगह ए रख देते हैं, बी की जगह क्या रख देते हैं 0, ठीक है ना। ए बार डॉट 0 का बार, अब 0 का बार क्या हो जाएगा 1, तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो ए बार डॉट 1 दैट इज आंसर क्या आ जाएगा, ए बार, ठीक है ना। तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख सकता है कि हम इनपुट ए दे रहे हैं और आउटपुट हमको देखो ए बार मिल रहा है, तो इट मीन्स एक्चुअली ये इनपुट को इन्वर्ट कर रहा है, तो ये क्या नॉट गेट की तरह भी तो काम कर रहा है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि जॉर गेट को हम नॉट गेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस उसके एक टर्मिनल को हम ग्राउंड कर दें, वो नॉट गेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है या एक आपका लॉजिक फंक्शन दिया और उसका आउटपुट हमको लिखना है। उसने पूछा है एक्स क्या होगा, इसके बारे में एक्स हमको बताइए, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कभी गलत नहीं होगा। जैसे ये ए है और ये नॉट गेट लगा हुआ है, तो ए जब नॉट गेट से पास होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज ए बार हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर बी और सी किससे कनेक्ट हैं, और गेट से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बी प्लस सी। और इसके बाद ये दोनों इनपुट किस में गए हैं, एक नैंड गेट में, और नैंड गेट का आउटपुट होता है ए डॉट बी का होल बार, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन ये है और ये फंक्शन ये, दोनों क्या है नैंड गेट के लिए एज ए इनपुट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए बार डॉट बी प्लस सी एंड होल बार, ठीक है ना। ये नैंड गेट का काम हो गया। अब इसको डीमॉर्गन से ओपन करेंगे, ठीक है ना, तो जब डॉट हटेगा तो प्लस हो जाएगा, ये ए बार और ये जो बार वह टूट के अलग अलग हो जाएगा, तो ए बार पहले से था और एक बार इस बार के कारण आ जाएगा, और बी प्लस सी के ऊपर भी बार चढ़ जाएगा।
तो ए डबल बार बता रहे डिमॉर्गन लॉ के हिसाब से ए डबल बार क्या हो जाता है ए, ठीक। और इसको फिर आप डिमॉर्गन से ब्रेक कर दीजिए तो बचेगा बी बार डॉट सी बार, दैट इज़ ए प्लस बी बार डॉट सी बार, ये आंसर हो जाएगा। दैट इज यहाँ पर देखिए ये आंसर एकदम करेक्ट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो के मैप का बेस्ड है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है उसमें 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल और 6 वेरिएबल तक के आपके सिलेबस में मेंशन है। तो ये मान के चलिएगा 5, 6 तो हो सकता है नहीं पूछा जाए, लेकिन 4 वेरिएबल का एक क्वेश्चन 110% रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे के मैप की फिलिंग दी रखी है और सीधे हमको आंसर पूछ रखा है कि आउटपुट का आएगा। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन के मैप का आए तो, सिंस यहाँ पर देखिए इनपुट ए बी इधर है और सी डी इधर है, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही अपना आउटपुट लिखिएगा। तो इसका मतलब ये जो है ए बार बी बार, ए बार बी, देन ए बी एंड ए बी बार आएगा ये इधर, और सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार ये ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो अब इसकी ग्रुपिंग कर लीजिए तो सिंपल हमको पता चल रहा है कि 2 पेयर ही बन रहे हैं, ठीक है ना, 2 पेयर बनेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2 पेयर बनेंगे तो इसमें जो है आप कॉमन ढूंढ लीजिए। तो यहाँ से देखिए ए मिल जा रहा है और ऊपर से सी डी, तो ए सी डी हो गया, प्लस इसमें से देख लीजिए इन दोनों में तो बी सी बार डी आ जाएगा। तो ए सी डी और बी सी बार डी, दैट इज़ ये आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। के मैप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, जो के मैप के ही आया था उसने उन्होंने क्या पूछा था पिछले साल के पेपर में, पिछले सेमेस्टर के पेपर में था, एक 4 वेरिएबल के मैप है और सिग्मा के साथ दे दिया था 0, 2, 5, 7, 8 ऐसे कुछ दे रखा था, और उन्हें कहा था पाई, और इसकी जगह पर जो है ये डॉट डॉट दिया था, यहाँ पर भरिए क्या आ जाएगा। तो ध्यान रखना इज इक्वल टू ये वैल्यू दी थी। तो जो देखिए ये सिग्मा रिप्रेजेंट करता है मिन टर्म्स को, पाई रिप्रेजेंट करता है मैक्स टर्म को। तो इसका मतलब है इन पोजीशंस पर अगर आउटपुट 1 है तभी तो ये मिन टर्म हुए। तो ये जो बची पोजीशंस है ऑब्वियस सी बात है, इनके अलावा जितनी बची पोजीशन है उनकी उन पोजीशन पर आउटपुट क्या हो जाएगा 0, तो वही हमारे मैक्स टर्म हो जाएंगे। तो जो इनको छोड़ के, सिंस जैसे 4 वेरिएबल की बात उसने पहले ही बोल दी थी, तो 4 वेरिएबल में जो के मैप के सेल होते हैं वो 0 से 15 तक होते हैं। तो 0 से 15 तक इन गिनतियों को हटा दीजिएगा, बाकी नंबर आप यहाँ लिख देना, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको एक ट्रुथ टेबल दिया है और उसने कहा है ज़रा बताइए इसका फंक्शन क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ट्रुथ टेबल से फंक्शन को लिखने का तरीका बहुत आसान होता है। तो उस केस में आप या तो जगह जो आउटपुट हैं इनको हमें ध्यान से देखना होता है। तो आउटपुट में आप तो या तो 0 को देख के आउट फंक्शन लिख सकते हैं या फिर 1 को देख के फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा नॉर्मली कोशिश करिए कि 1 को जहाँ पर हो उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारे मिन टर्म्स हो जाएंगे। तो देखिए सिंस ये 3 वेरिएबल का ही फंक्शन है, तो देखिए इस पोजीशन पर 1 है, इस पोजीशन पर 1 है, इस पोजीशन पर 1 है और इस पोजीशन पर 1 है, ठीक है ना। इन 4 पोजीशन पर आउटपुट 1 है, बाकी 4 पोजीशन पर आउटपुट क्या है 0 है, ठीक। तो जैसे पहले को देखते हैं, तो इन मिन टर्म्स के हिसाब से लिख रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 और सी की वैल्यू भी 0 है। तो कहाँ से कहा जाएगा ए बार बी बार सी बार, प्लस अगला है इसकी पोजीशन भी 1 है, तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 0 है तो ए बार, बी की वैल्यू 0 है तो बी बार, सी की वैल्यू 1 है तो यहाँ बार नहीं लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ही बची पोजीशन पर सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा ए, इस वाली पोजीशन के लिए देखो 1 है ना, तो ए बी बार सी बार, और लास्ट इसका वजह है ए बी बार और सी। अब इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना रह गया है। तो इसको आप चाहें बूलियन लॉ से सॉल्व कर लीजिए या फिर इसको के मैप से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सबसे आसान होता है के मैप में पुट कर देना, ठीक है ना। ए बार बी नहीं, ए बार ए, बची यहाँ पर बी बार सी बी सी एंड बी सी बार, ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ए बार बी बार सी बार है पहला टर्म, तो ए बार बी बार सी बार यहाँ 1 आ गया,
दूसरा क्या है ए बार बी बार सी, तो यहाँ आ जाएगा। तीसरा क्या है ए बी बार सी बार, यहाँ आ जाएगा। और ये क्या है ए बी बार सी। इसका मतलब सिंपल ये क्वाड बन जाएगा और इस क्वाड के लिए जो आउटपुट आएगा y इक्वल टू बी बार, सीधा आपको दिख रहा है, सिर्फ बी बार यहाँ पर कॉमन है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये आंसर करेक्ट हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक फिगर दिया है और आप पूछा गया है कि इसका आउटपुट फंक्शन y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट निकालना है हमको। ये पूरा का पूरा देखिए नैंड गेट से इम्प्लीमेंट है, इसमें और कोई गेट यूज़ नहीं हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, आंसर ईजिली निकल जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले नैंड गेट का आउटपुट लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो इनपुट हैं ए बी, और नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है ए डॉट बी का होल बार। तो ये इस पॉइंट पे आउटपुट आ गया। अब ये जो सी है ये इस वाले नैंड गेट में इनपुट जा रहा है और ये भी इसका इनपुट है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा ए डॉट बी का होल बार एंड डॉट सी का होल बार। ये इस पॉइंट पे आउटपुट आ गया। अब जरा इस पॉइंट के आउटपुट को निकालते हैं। तो उससे पहले इसको देख लीजिए। तो डी और ई इस नैंड गेट के इनपुट है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा डी ई का होल बार। और जब ये इस नैंड गेट से पास होंगे तो ये क्या होगा, इसके ऊपर एक और बार चढ़ेगा, तो आ जाएगा डी ई का बार एंड होल बार। तो हमको मालूम है डबल बार जो होता है वो बिना उसके दोनों बार हट जाते, तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पर डी। तो डी इस पॉइंट पे इनपुट है और इस पॉइंट पर एक इनपुट ये है। अब फिर ये फाइनली किस गेट से पास हैं, आपके नैंड गेट से। तो इसका मतलब इन दोनों का बार फिर आपको मिल जाएगा फाइनल आउटपुट में। ये हो गया एंड डॉट डी ई एंड होल बार। तो ये आपका आ गया आउटपुट। बस इसको हम लोग ईज सॉल्व कर लेंगे डिमॉर्गन्स लगा के और हमको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। चलिए डिमॉर्गन्स लगाते हैं। सबसे पहले इस डॉट को हटाइए, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये बार आपका टूट जाएगा, डी ई बार हो जाएगा और ए बी का बार डॉट सी और होल बार दो बार हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जब बार ऊपर वाला टूटेगा तो इसके ऊपर एक बार चढ़ जाएगा। ओके, अब आपको मालूम है डबल बार क्या होता है, ये डबल बार था, डबल बार हट जाता है तो हमारे पास ये आउटपुट में आ जाएगा। ओके, अब इसको फिर से डिमॉर्गन से ओपन कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो जब ए बी का होल बार टूटेगा तो क्या बचेगा ए बार एंड बी बार एंड सी, ओके, प्लस डी बार प्लस ई बार। ओके, अब देखिए इसको हम सी को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा ए बार सी प्लस बी बार सी प्लस डी बार और ई बार। मैच करा लेते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो आई होप ध्यान से देखिए आप लोग, ये हमारा जो आंसर ये वाला देखिए है, ये मैच कर रहा है एग्जैक्टली। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा है द नंबर 1000 वुड अपीयर जस्ट इमीडिएटली आफ्टर। तो इनमें से किसके बाद 10000 बचेगा। तो ध्यान से देखिए, बाद का नंबर निकालने का मतलब है 1 ऐड कर दे। तो जैसे इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे। तो ये हेक्सा में है, ये बाइनरी में, ये ऑक्टल में है। तो देखिए ये हेक्साडेसिमल में 4 बिट का मैक्सिमम नंबर है, ये बाइनरी में 4 बिट का मैक्सिमम नंबर है और ये ऑक्टल में 4 बिट का मैक्सिमम नंबर है। तो जब सब में आप 1 ऐड करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 1 4 टाइम्स 0, ये भी हो जाएगा 1 4 टाइम्स 0 और ये भी हो जाएगा 1 4 टाइम्स 0। दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ये आंसर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल नंबर ऑफ 10 इज रिप्रेजेंटेड इन BCD। अभी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था इससे पहले। अब इस 10 को हमें BCD में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो 1 ये आपका डेसिमल नंबर में है, तो दोनों का 4 बिट में आप क्या लिख देंगे, बाइनरी नंबर लिख देंगे, वो आपका BCD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 का 4 बिट में BCD होता है 0001 और 0 का 4 बिट में क्या होता है 000। तो ये आपका क्या हो गया BCD नंबर सिस्टम। तो ये आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इनपुट वैल्यू विल कॉज एन एंड गेट टू प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट। अब यहाँ पर देखिए हाई और लो की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा।
डिजिटल के केस में हाई का मतलब 1 होता है और लो का मतलब 0 होता है, ठीक है ना। ठीक है, हाई इनपुट लो इनपुट, हाई मतलब 1, लो का मतलब 0, ठीक है। अब एंड गेट की बात कर रहे हैं और आउटपुट हाई चाहते हैं, तो ये सॉरी ऐसा एंड गेट होता है, आपको मालूम है। और ये हाई आपका आउटपुट, हाई का मतलब 1 कब आउटपुट देगा, जब इसके सारे आउटपुट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, तभी ये देगा। दैट इज सारे इनपुट अगर इसके 1 हैं, या सारे इनपुट 1 का मतलब अभी मैंने बताया हाई हैं, सारे इनपुट हाई हैं तभी आउटपुट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है ना। तो ऑल इनपुट्स आर हाई, तभी आपको हाई आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर इसमें ये और गेट के लिए पूछ लेता, ठीक है ना, तो और गेट में सिर्फ एक इनपुट ही अगर हाई हो जाता तो आउटपुट हमको हाई मिलने लगता है, ठीक है ना। और इसी एंड में अगर एक भी इनपुट ज़ीरो हो जाएगा या लो हो जाएगा तो आउटपुट अपने आप लो या ज़ीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखिए मैक्सिमम कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए हैं। ओके।